हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना अल्वाडो नाम के एक शख्स के साथ घटी है। और अब आगे की घटना मैं आप लोगों को अल्वाडो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम अल्वाडो है और ये घटना 1999 में मेरे साथ ब्रुक्स बॉर्न थिएटर में घटी थी। दरअसल मैं एक थिएटर आर्टिस्ट था। प्ले करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। बहुत ही कम उम्र से मैंने प्ले स्टार्ट कर दिया था। मैं अपना ज़्यादातर टाइम थिएटर में ही गुजारता था। मेरे मम्मी पापा को भी मेरे थिएटर करने से कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। मैं अपना खाली समय काटने के लिए थिएटर में जाता था और उसके बाद मैं लगातार थिएटर जाता रहा और मुझे एक्टिंग करने का शौक़ लग गया। मैं वहाँ पर मेन लीड करता था। थिएटर आर्टिस्ट और वहाँ के कई पुराने लोग जो कि उस थिएटर में काम करते थे, वो मुझे तब से जानते थे जब से मैं 15 साल का था। जब मेरे साथ उस थिएटर में ये घटना घटी तब मेरी उम्र करीब 26 से 27 वर्ष की थी। जब से मैंने उस थिएटर को ज्वाइन किया था तब से लेके अब तक बहुत नए चेहरे मैंने उस थिएटर में देखे थे। थिएटर में बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग लोग भी आते थे और जवान से जवान लोग भी। उस थिएटर में कई मौतें भी हो चुकी हैं। दरअसल मैंने उन मौतों को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि अक्सर रात के अंधेरे में उस थिएटर के अंदर से आवाज़ आती है जब वो थिएटर पूरा खाली होता है। ऐसा लगता है लोगों को कि थिएटर की सीट के ऊपर कोई बैठा हुआ है। रात में लोगों के हंसने की और रोने की आवाज़ें आती हैं। हालांकि मुझे उस थिएटर में जाते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। लेकिन मैं आज तक कभी भी रात में उस थिएटर में नहीं रुका हूँ। मैं करीबन दोपहर के 12 या 1 बजे तक उस थिएटर में जाता था और शाम होने से पहले अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करके चला भी आता था। हालांकि जब शो होते थे तो वो रात में होते थे, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, तो कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वहाँ पर ऐसा कुछ होता है। लेकिन एक बार मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। दरअसल एक बार एक प्ले की प्रैक्टिस चल रही थी। मैं और मेरी टीम के बाकी लोग उस प्ले में भाग ले रहे थे, लेकिन उस प्ले में मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि मुझे उस वक्त उन डायरेक्टर से सीखना था। तो मैं बस उनके सिखाने के तरीके को देख रहा था। तो मैंने उसमें से अपना नाम विड्रॉ कर लिया और अपना नाम उस लिस्ट पे डाल दिया जो आर्टिस्ट की मदद करते थे, बैक स्टेज पे काम करते थे और उनको हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करते थे ताकि वो अपना प्रैक्टिस और अपना सीन अच्छे से कंप्लीट कर सकें। जब आप स्टेज के पीछे का काम करते हैं तो आपको आर्टिस्ट और डायरेक्टर से पहले आना होता है। सारी चीज़ों को प्रॉपर अलाइन करके सेटअप करना होता है। कभी कभी सेट डिज़ाइन में भी मदद करनी पड़ती है। मेरी तरह ही मेरी टीम में कई लोग थे, लेकिन मैं उनसे पहले ही अपने सेट पर पहुंच गया था। मैंने उनसे पहले ही काम चालू कर दिया था। सुबह के टाइम ही मैं सेट पर आ गया था। रात में प्ले था और हमारा शो जल्दी से निपटना था और ये हमारा आज तक का सबसे बेस्ट शो होने वाला था। जो हमारे डायरेक्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो गलती बिल्कुल भी करना मना था। अगर गलती होती तो शायद उससे हमारे फीडबैक पे थोड़ा असर आता। इसलिए हमने जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से चीज़ों को निपटाया। अच्छे से प्ले ख़त्म भी हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। सबसे प्रॉपरली बात हुई, बैक स्टेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसलिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी रहता था। कई ढेर सारे इक्विपमेंट्स वहीं पर ही पड़े रहते थे। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम गौंथर था। मैंने गौंथर से बोला कि मैं सुबह का आया हुआ हूँ, प्ले भी अब ख़त्म हो चुका है। जब तक बाकी के लोग डिनर कर रहे हैं तब तक मैं कुछ देर सो के आराम कर लेता हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। गौंथर भी मेरी बात को समझ रहा था और उसने ये देखा कि मैं सुबह से आया हुआ हूँ, इसलिए उसने मुझसे बोला कि मैं सो जाऊँ। मैं प्ले के ही एक ड्रेसिंग रूम में जाकर सो गया और मेरी आँख लग गई। उस वक्त रात के करीब 9 या 10 बज रहे थे और फिर अचानक से एक काफ़ी ज़ोर से आवाज़ हुई।
वो आवाज़ किसी चीज़ के गिरने की थी, शायद कोई कांच के बॉटल फूटने की। उस आवाज़ से मेरी आंखें खुली। मैं एकदम हैरान हो गया था। जिस ड्रेसिंग रूम में मैं सोया था वहाँ पर एकदम अंधेरा था। मैंने तुरंत अपनी घड़ी को देखा तो उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। पूरा हॉल लॉक था और पूरी जगह अंधेरा भी था। शायद सब लोग चले गए थे। किसी को ध्यान भी नहीं था कि मैं यहाँ पर सो रहा हूँ। खैर, दरवाज़ा किसी ने बंद नहीं किया था। हॉल का मेन दरवाज़ा बंद था और कुछ लोग अभी भी हॉल के बाहर थे। मुझे उनकी आवाज़ें आ रही थी। शायद वो अभी घर नहीं गए थे, लेकिन मैं हॉल के अंदर ही था। कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर मेरी आँख कैसे लग गई। मैंने गौंथर को बताया भी था कि वो मुझे उठा देगा, लेकिन वो भी शायद चला गया। मैंने गौंथर को आवाज़ दी लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई। कांच की बोतल पता नहीं किससे गिरी थी। मैंने उसे भी आवाज़ दी कि यहाँ पर कोई है तो प्लीज़ सामने आओ। लोग कहाँ पर चले गए हैं? किसी की कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैं बैक स्टेज के ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल के मेन स्टेज पर गया और मैंने देखा कि वो पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। सारी सीटें खाली। मैं पहली बार उस हॉल में रात में अंधेरे में था। बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऊपर सारी लाइट्स ऑफ थी। पूरे स्टेज पे मैं अकेला था। जहाँ पर भी मैं देख रहा था चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद किसी ने मेन पावर स्विच को ऑफ कर दिया था, इसलिए पूरी हॉल की लाइट बंद हो गई थी। मेन पावर स्विच हॉल के दूसरी तरफ था, लेकिन अगर मैं उसको ऑन करता तो पूरे हॉल में उजाला हो जाता, तो शायद लोगों को डिस्टर्बेंस भी होती, क्योंकि पूरे हॉल की मेन लाइट एक ही स्विच से कंट्रोल होती थी। मैंने सोचा कि मैं ड्रेसिंग रूम में जाके अपने सामान को पैक करूं और घर चला जाऊं। मम्मी पापा भी चिंता कर रहे होंगे। हालांकि मैंने उन्हें बताया था कि शायद मुझे आने में देर हो जाएगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। मैं तुरंत ड्रेसिंग रूम में दोबारा गया और अपने सामान को पैक करने लगा। तभी मुझे स्टेज पे किसी के चलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनते ही मैं तुरंत भाग के स्टेज की तरफ गया। तभी मैंने देखा कि एक परछाई स्टेज से तुरंत नीचे उतर के भाग के उन्हीं सीटिंग्स की तरफ गई है जहाँ पर ऑडियंस बैठती है। मैं तुरंत उसको रोकने लगा, लेकिन वो तुरंत गायब हो गई। अंधेरे में वो कहाँ गायब हो गई मुझे समझ में ही नहीं आया, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता चल गया था कि वो एक लड़की थी। मैं तुरंत उसको आवाज़ दिया कि तुम कौन हो? इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें घर जाना चाहिए। पर उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि शायद वो मेरा कोई वहम था, लेकिन उसकी आवाज़ पूरे स्टेज पर और हॉल में गूंज रही थी। मैं तुरंत सीट की तरफ देखने लगा। तभी मैंने देखा कि पीछे की तरफ कुछ सीटों पर 2-3 काली परछाइयाँ बैठी हुई हैं। मैंने साफ साफ उन्हें बैठे हुए देखा। हालांकि मुझे उनका चेहरा बिल्कुल भी नज़र में नहीं आ रहा था। वो सब वहीं पर बैठे थे। शायद ऑडियंस के कुछ लोग थे, या शायद वो लोग थे जिनकी आवाज़ मुझे अभी कुछ देर पहले बाहर से आ रही थी, जो कि स्टेज के बाहर थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी कि यहाँ पर सारी लाइट्स बंद क्यों हैं? अगर आप लोग यहीं पर हो तो लाइट्स को ऑन क्यों नहीं रखा? वो सारी परछाइयाँ वहीं पर थी, पर किसी ने कुछ भी नहीं बोला। वो वहीं पर बैठ के मुझे देख रही थी। मैं भी उनसे लगातार सवाल पूछता रहा, लेकिन किसी का कोई भी जवाब नहीं आया। स्टेज के ऊपर एक लाइट थी। वो लाइट तुरंत अपने आप हिलने लगी। वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। उसके स्क्रूज में जंग लगा हुआ था, तो जब वो हिल रही थी तो उसके हिलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत उन लाइट्स की तरफ देखने लगा। लाइट्स की तरफ देखने के बाद मैंने दोबारा जब उन सीट्स की तरफ देखा जहाँ पर वो काली परछाइयाँ बैठी हुई थी, तो वो वहाँ से गायब हो गई। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। फिर तभी तुरंत जहाँ पर मैं खड़ा था उस तरफ पीछे साइड में मुझे कोई खड़ा दिखा, जो कि मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए दिख रहा था। वो भी एक काली परछाई ही थी। मैं भागते हुए उस परछाई की तरफ गया तो वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भागते हुए गई जहाँ पर मेरा सामान पैक रखा हुआ था। मैं भागते हुए तुरंत अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ गया। मेरा पूरा सामान, जो कि मैंने कुछ देर पहले ही पैक किया था और अपने बैग में डाला था, वो पूरा सामान खुला हुआ था और ज़मीन पर बिखरा पड़ा था। मेरे कॉस्ट्यूम, मेरी सारी चीज़ें वहीं ड्रेसिंग रूम के ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी। मुझे ये सब देख के हैरानी हो गई। मुझे अजीब भी लगने लगा कि आखिर ये सब यहाँ पर कौन कर रहा है। मैं तुरंत चिल्लाने लगा और आवाज़ भी दी कि तुम यहाँ पर जो कोई भी हो सामने आ जाओ।
ये कोई मजाक का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे सामने कोई भी नहीं आया। मैंने दोबारा अपने सामान को पैक किया और मैंने सोचा कि मुझे इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और यहाँ से तुरंत निकल के घर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा था। मैंने तुरंत अपने सारे सामान को दोबारा पैक किया और फिर स्टेज की तरफ से होते हुए उन्हीं सीटिंग्स की तरफ से दोबारा जाने लगा जहाँ से एंट्री होती थी। वहीं पे ही एग्जिट का भी डोर था। मैं उसी रास्ते जा रहा था। एग्जिट डोर की तरफ जाते वक्त दोनों सीटिंग्स के बीच से होके गुजरना पड़ता है और मैं वैसे ही गुजर रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे राइट साइड वाली जितनी भी सीट्स है उनके पीछे साइड में कोई परछाई दोबारा बैठी हुई है और वो मुझे ही देख रही थी। इस बार मैंने सोचा कि मैं देख के रहूँगा कि आखिर वो कौन है। मैं उसे देख ही रहा था और देखते हुए उन्हीं सीटिंग्स की तरफ दोबारा जा रहा था और उसी तरफ जा रहा था जहाँ पर वो बैठी हुई है। मेरी आंखों के सामने ही वो काली परछाई वहाँ से गायब हो गई। ये मेरा कोई वहम नहीं था, मैंने साफ साफ उसे देखा था। जहाँ पर मैं गया वहाँ पर एकदम नॉर्मल सीट्स थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहाँ पर किसी तरह की कोई लाइट्स हो, बट वो परछाई मेरी आंखों के सामने ही गायब हुई थी। दोबारा जब मैंने स्टेज की तरफ देखा तो मुझे 6-7 लोग टहलते हुए दिखाई दिए। मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर हो रहा है। उसके बाद मैं उसी वक्त एग्जिट डोर की तरफ भागते हुए गया और मेरी आंखों के सामने ही स्टेज पे रखे हुए इक्विपमेंट्स अपने आप हिल रहे थे। भागते हुए मैं एग्जिट रूम के बाहर गया। पूरा हॉल खाली था। उस समय उस हॉल को पहली बार मैंने रात के अंधेरे में देखा था। वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। वहाँ से जब मैं निकला तो मुझे अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देख रहा था तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। यह अजीब सा इत्तेफाक तो नहीं था, वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा था जो अपने मौजूद होने का मुझे इशारा दे रहा था। शायद रात में वहाँ पर आत्माएं घूमती हैं। उसके बाद मैं उस हॉल से भाग के घर गया। मैं रात भर नहीं सोया। इस घटना के बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया। अगले दिन मैं जब दोबारा उस थिएटर पर पहुंचा तो मेरे दोस्त लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे। मैंने उनमें से सबको इस घटना के बारे में बताया। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उनको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त जब सारे लोग हॉल छोड़कर जा रहे थे तो सबने प्रॉपर्ली चेक किया था और उन्हें मैं नहीं मिला था। बल्कि मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि मैं ड्रेसिंग रूम में सो गया था। खैर, फिर इसके बाद मैंने उनको कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की, वरना सब लोग यही कहते कि मैं किसी तरीके का कोई अफवाह फैला रहा हूँ। उसके बाद मैंने 2-3 साल वहीं पे थिएटर और किया। रात में मैं कभी भी वहाँ पर नहीं रुका और फिर मैंने थिएटर छोड़ दिया। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना सैवियो नाम के एक आदमी के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको सैवियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सैवियो है। ये घटना मेरे और मेरे परिवार वालों के साथ 1980 के करीब घटी थी। दरअसल मैं अपने परिवार को लेकर एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। वो घर हमने हाल ही में ही अपनी पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स को जोड़ के खरीदा था। मेरे परिवार में मैं, मेरी वाइफ और मेरी 2 छोटी बेटियां थीं। वाइफ अपने काम में ज़्यादातर बिजी रहती थी और मेरा काम ज़्यादातर घर से ही होता था। वाइफ ऑफिस चली जाती थी और बच्चों को मैं स्कूल भेज दिया करता था और पूरा दिन घर पे ही रहता था। वो घर 4 लोगों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसमें 2-3 कमरे थे, अच्छा सा बड़ा सा हॉल था और एक बहुत ही बड़ा बेसमेंट जिसमें हम ज़्यादा नहीं जाते थे। उस बेसमेंट के अंदर भी पुराने मालिक के पुराने सामान अभी तक रखे हुए थे। हमने उस ब्रोकर से भी बोला था कि उस सामान को खाली करवा दे और बेसमेंट से सारे सामान को हटवा दे ताकि हम उसमें अपना सामान रख सकें। ब्रोकर को हमने ये बात करीबन 5 से 6 बार बोली थी। ब्रोकर ने हमसे यही बोला कि पुराने मकान मालिक उस सामान को ले जाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने उससे कहा है कि वो सारे सामान को फेंक दे या डिस्ट्रॉय कर दे। वो सामान काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में थे। पुराने कपड़े, अलमारी, पुरानी टीवी, ख़राब रेडियोस और ऐसी अजीब अजीब चीज़ें जो शायद काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं। उसमें कुछ बच्चों की कॉपी किताबें भी थीं। बहुत ही अजीब चीज़ है। मैंने तो कभी ढंग से उन्हें देखा भी नहीं कि आखिर अंदर क्या क्या पड़ा था। मैंने उस ब्रोकर की बात मान के यही बोला कि वो इन सारे सामान को जल्द से जल्द हो सके खाली करा दे। उसने कहा ठीक है, कुछ दिनों में वो सारे सामान को खाली करवा देगा और उसके बाद मैं अपने पुराने सामान उस बेसमेंट में शिफ्ट कर सकता हूँ।
सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। फिर एक दिन मेरी वाइफ अपने ऑफिस के काम से बाहर गई हुई थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे और मैं घर पे ही बैठा अपना काम कर रहा था। तभी मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि बेसमेंट में कोई चीज़ गिरी है। शायद वो किसी कांच की टूटने की आवाज़ थी, या फिर शायद कबर्ड से ऊपर से नीचे कोई चीज़ ज़मीन पर गिरी है। वो आवाज़ थोड़ी सी धीमे आई थी, मतलब इतनी भी तेज़ नहीं। उस वक्त मैं बेसमेंट के बगल में किचन के पास ही बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। मेरा ध्यान तुरंत उसी बेसमेंट की तरफ गया। मैं तुरंत बेसमेंट की तरफ जाने लगा और तभी मेरे दरवाजे की बेल बजी। मैं तुरंत देखने लगा, वहाँ पर कोई पार्सल आया हुआ था, इसलिए उस वक्त मेरा ध्यान वहाँ से चला गया और फिर मैं उस बेसमेंट की तरफ नहीं गया, भूल गया था। शाम हो गई थी, बच्चे आ गए थे और उनको भी मैंने खाना खिला के सुला दिया था और दोबारा मैं अपने उसी काम को कर रहा था जो कि मैं दिन में नहीं कर पाया था। तभी मुझे दोबारा उसी बेसमेंट से फिर से कुछ गिरने की आवाज़ आई और ऐसा लगा कि सीढ़ियों के पास कोई नीचे उतर के गया है। वो आवाज़ मैंने सच में सुनी थी और वो मेरा कोई भी वहम नहीं था। मैं तुरंत उन सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। मेरी दोनों बेटियां सो रही थी, पर मुझे लगा कि शायद उन दोनों में से कोई एक नीचे उतर के आया हो पानी वगैरह पीने के लिए। लेकिन मैं दोबारा भागते हुए उनके कमरे में गया। वो दोनों लोग अभी तक अपने कमरे में ही सो रहे थे। मैं दोबारा नीचे आया और बेसमेंट की तरफ देखने लगा। लाइट बंद थी, लेकिन जब मेरा ध्यान गया तो मैंने देखा कि बेसमेंट का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने फिर सीढ़ियों की लाइट को ऑन किया और धीमे धीमे बेसमेंट की तरफ जाने लगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि बेसमेंट के अंदर कोई है। हालांकि घर के दरवाजे को मैंने अच्छे से बंद किया हुआ था। सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से ठीक से लॉक थे। बेसमेंट का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर एकदम अंधेरा था। बेसमेंट के लिए जाने के लिए जो सीढ़ियां जाती हैं, वहां पर जो लाइट थी मैंने प्रॉपरली खोली हुई थी, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो कि हल्का सा खुला था। मैं तुरंत उस सीढ़ियों के पास जा रहा था और मैंने सोचा कि मैं दरवाजे को बंद कर दूं। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों के पास नीचे उतरा, दरवाजे को पकड़ा और उसे फिर से बंद कर दिया और दोबारा सीढ़ियों के ऊपर आके लाइट बंद करके अपने काम को दोबारा करने के लिए चला गया और फिर अपना काम करते हुए मैं सो गया। सुबह हुई, बच्चों को दोबारा तैयार किया और उनको स्कूल के लिए भेज दिया। दोबारा सारा काम करते हुए मेरा ध्यान फिर उसी बेसमेंट की तरफ गया। वो दरवाज़ा फिर खुला हुआ था, हल्का सा, जैसा कि मैंने कल रात में खुला देखा था। ये देख के मैं एकदम हैरान हो गया। मैं भागते हुए उन्हीं सीढ़ियों के पास गया, बेसमेंट के अंदर की लाइट ऑन की और फिर बेसमेंट के अंदर गया। जब से मैंने वो घर लिया है, शायद मैं दूसरी बार उस बेसमेंट के अंदर गया हूँ। पहले मैं तब गया था जब ब्रोकर ने मुझे उस बेसमेंट को दिखाया था, और आज मैंने ढंग से उस बेसमेंट को देखा। वही पुराने कपड़े, सामान और एक ट्रंक जिसमें पुराने मालिक की कुछ फोटोज थी। पुरानी फोटोज जिसमें 2 बच्चे थे, एक नॉर्मल परिवार था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा परिवार था। उसमें जो फोटोज थी वो उसी घर की थी जिसमें हम लोग रह रहे थे। बहुत ही अजीब लग रहा था। ज़्यादातर हर जगह धूल मिट्टी लगी हुई थी। बेसमेंट के ज़मीन पर, फ्लोर पर और सारे सामान पर धूल जमी हुई थी। तभी मेरा ध्यान वहां पर पड़े एक पुराने कांच पर गया। वो एक शीशा था। मेरा ध्यान जैसे उस शीशे पे गया, मैंने देखा कि उसके ऊपर की धूल की परत हटी हुई है और उस पे हाथ का एक निशान है। हाथ के पंजे जो कि साफ साफ मुझे दिखाई दे रहे थे। वो किसी आदमी के पंजे के निशान थे, जिसकी उम्र लगभग मेरी जितनी ही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये निशान यहाँ पर कैसे आए। फिर मुझे लगा कि शायद पहली बार जब मैं उस बेसमेंट को देखने आया हूँगा तो ब्रोकर ने वहाँ पर हाथ लगाया था। लेकिन ज़मीन पर बिखरी हुई मिट्टी जो थी, उस पर किसी भी तरह के कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं थे। फिर मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मैं दोबारा आके अपना काम करने लगा। दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आए तो मैंने उनसे दोबारा पूछा कि तुम दोनों में से कोई बेसमेंट की तरफ गया था क्या। उन्होंने कहा नहीं, वो लोग तो एक बार भी बेसमेंट के अंदर नहीं गए। मेरी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम एला था। एला ने बोला कि उसको बेसमेंट के अंदर से किसी की आवाज़ आती है, जो रात में उसे बेसमेंट के अंदर बुलाता है जब वो उसके सामने से गुजरती है। जब एला ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत हैरान हो गया था। हालांकि उसकी उम्र अभी 8 या 9 वर्ष की थी, तो मुझे उसकी बात पर उतना विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन एला झूठ नहीं बोलती थी। उसने जो चीज़ देखा है शायद उसको ऐसा महसूस हुआ हो। और मैंने भी 2 बार बेसमेंट को खुला देखा है और मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि कोई बेसमेंट की तरफ चल के गया था। तो ये कुछ चांसेस हैं
कि शायद हम चारों के अलावा इस घर में और भी कोई रहता हो जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। फिर शाम के वक्त मैंने दोबारा बच्चों को खाना खिला के सुला दिया था और मैं वहीं पर ही बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था। और इस बार वो जो भी चीज़ थी मैं उसका पता लगाने ही वाला था। दोबारा मुझे ऐसी आवाज़ आई कि वो बेसमेंट का दरवाज़ा फिर से खुला है और इस बार मैं बहुत ध्यान से उसे सुन रहा था। फिर से सीढ़ियों की तरफ से कोई चढ़ते हुए ऊपर आ रहा था और मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। मैं इस बात का अनुमान लगा सकता था और महसूस भी कर रहा था कि उस वक्त मुझे कोई देख रहा है और वहीं बेसमेंट के पास ही खड़ा है। मैं तुरंत उस बेसमेंट की तरफ देखने लगा और वो परछाई मेरी आंखों के सामने बेसमेंट के नीचे भागते हुए चली गई। मैंने तुरंत बेसमेंट की सीढ़ी पर गया, लाइट जलाई और भागते हुए बेसमेंट की तरफ गया। दरवाज़ा वैसे ही खुला हुआ था जैसे हर बार खुला मिलता है। मैं जैसे ही बेसमेंट के अंदर गया, वो एकदम नॉर्मल था, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। मैंने चारों ओर देखा, मुझे साफ साफ याद है कि कोई इस बेसमेंट की तरफ भागते हुए आया था। तभी मैंने बेसमेंट के बगल में एक अलमारी देखी, वहाँ पर कोई खड़ा था। उसने अपने ऊपर सफ़ेद चादर डाल रखी थी। उसकी हाइट लगभग मेरे जितनी ही थी। वो सफ़ेद चादर हिल भी रही थी। मेरे पास एक बंदूक थी। मैंने तुरंत उसे बाहर निकाली और उसकी तरफ तान दिया और मैंने उससे बोला कि तुम जो कोई भी हो बाहर निकलो, तुम रात में यहाँ पर चोरी करने आते हो। वो चादर साफ साफ मेरे सामने हिल रही थी और वो उस चादर के पीछे ही छुपा हुआ था। मैं उससे थोड़ा सा दूर हटा, बेसमेंट की लाइट को जलाया और उसको अपने मुंह से चादर हटाने के लिए बोला। वो वहीं पर ही चुपचाप खड़ा था और बिल्कुल भी नहीं हिला। 3-4 बार बोलने के बाद भी उसने अपने ऊपर से चादर नहीं हटाई। फिर मैंने उसे आगे आने के लिए बोला। वो आगे भी आया और मैं धीरे धीरे अपने हाथ को उसकी चादर की तरफ ले जा रहा था ताकि मैं उसका चेहरा देख सकूं। मैंने जैसे ही उसके चादर को पकड़ के हटाया, मेरे हाथ से मेरी पिस्तौल छूट के नीचे गिर गई और मैं चिल्लाने लगा। वहां पर कुछ था ही नहीं, एकदम अदृश्य। ऐसा लग रहा था कि वो चादर हवा में ही उड़ रही थी। मैंने चादर हाथ में पकड़ी हुई थी और वहां पर कोई भी नहीं था। ये चीज देख के मैं एकदम हैरान हो गया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेरी आंखों में जो चीज देखी थी मुझे उस पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। बेसमेंट का वो दरवाजा जो कि खुला हुआ था मेरी आंखों के सामने जोर से बंद हुआ और बेसमेंट की लाइट भी बंद हो गई और उन सीढ़ियों की लाइट भी बंद हो गई जिनसे चल के मैं बेसमेंट पर आया था। मैंने फिर वहां पर एक परछाई देखी। वो काली परछाई खड़े होकर मुझे दोबारा देख रही थी और भागते हुए मेरी तरफ आई। उस परछाई ने मुझे धक्का मारा और मैं बेसमेंट में गिर गया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था। अगली सुबह मेरी दोनों बेटियों ने आके मुझे जगाया। मैं बेसमेंट में ही पड़ा हुआ था। उस वक्त सुबह के शायद 7 या 8 बज रहे थे। उन्होंने मुझे जगाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैंने उन्हें तुरंत गले लगाया और वहाँ से बाहर लेकर गया। मैंने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा था मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन लोग को स्कूल जाने में भी लेट हो गया था, इसलिए उस दिन मैंने उन्हें स्कूल नहीं भेजा। मेरी वाइफ उस दिन वापस आने वाली थी। दोपहर के बाद मेरी वाइफ भी अपने काम से वापस आ गई और उसने देखा कि दोनों बच्चे घर ही पर हैं और मैंने उन्हें स्कूल नहीं भेजा था। मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा था। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हो गया। मैंने अपनी वाइफ को सारी बातें बताई। उसे लगा कि शायद काम के स्ट्रेस की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे ऐसा कोई वहम हुआ हो, लेकिन ऐसा मेरा कोई भी वहम नहीं था। उस वक्त मेरी वाइफ ने मुझे संभाला और उसने मुझसे ये कहा कि मुझे कुछ दिन की अपने काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए और कुछ दिनों तक काम वही करेगी। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी, जो हरकतें मुझे उस घर में महसूस हो रही थी, कुछ दिन बाद मेरी वाइफ को भी सेम वैसे ही महसूस होने लगी। उसको भी ऐसा आभास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, उसके पीछे खड़ा है या कोई उसे अचानक से छू के जा रहा है। और बेसमेंट से लगातार आती हुई वो आवाज़ें मेरी वाइफ को बार बार परेशान कर रही थी। तब मेरी वाइफ ने मुझे ये चीज़ शेयर की और फिर हम दोनों को विश्वास हो गया कि उस घर में ज़रूर कुछ ना कुछ अलग है। करीबन 1 से 1.5 साल बाद हमने उस घर को भी खाली कर दिया और छोड़ दिया और वो घर आज भी उसी जगह है जहाँ पर वो पहले था। वो घर वैसे का वैसा ही है और बेसमेंट में वो सारे सामान अभी तक वैसे ही पड़े हैं। पता नहीं वो किसकी आत्मा थी या वो जो भी चीज़ थी उसी घर में है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस रहा। तो दोस्तों ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा।
मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।